हेलो एवरीवन, आज जो हम जीएसटी में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सप्लाई से रिलेटेड है। जैसा आप सब जानते हैं कि जीएसटी में सप्लाई होना बहुत जरूरी है। अगर गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होगा तभी उस पर जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे लिखा हुआ ना, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इट मीन्स नो सप्लाई नो जीएसटी। अगर सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी इंपोज नहीं होगा। सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला कंपोनेंट ये बताता है एक्टिविटी मस्ट इन्वॉल्व आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो पहला कंपोनेंट ये बताता है या तो एक्टिविटी होगी गुड्स की या तो सर्विसेज की। द एक्टिविटी मस्ट इन्वॉल्व आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेकेंड पॉइंट है द सप्लाई मस्ट बी फॉर अ कंसिडरेशन अनलेस लॉ स्पेसिफाई अदरवाइज। की कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है तभी सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट बताता है द सप्लाई मस्ट बी इन कोर्स ऑफ और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बिजनेस उसका बिजनेस होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और अगर वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई मस्ट बी मेड विद इन टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, वो एग्जाम सप्लाई नहीं होनी चाहिए। सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, केवल टैक्सेबल पर्सन द्वारा सप्लाई की जानी चाहिए। अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन द्वारा किया जाएगा तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। सो डेफिनेशन ऑफ गुड्स बताता है गुड्स मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी एंड इट विल इंक्लूड, इसमें आएगा पहला एक्शनेबल क्लेम विच आर लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग्स या ग्रोइंग क्रॉप्स। सी आएगा ग्रास, एनी अदर थिंग्स विच इज एग्रीड टू बी कट बिफोर सप्लाई। हाउएवर गुड्स विल नॉट इंक्लूड, गुड्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा पहले तो मनी, और सेकंड किया जाएगा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब हम बी पार्ट पे आते हैं जो कि बोलता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन मनी और इन अदर फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, whether made by recipient or any other person, but it will not include any subsidy given by central government or state government. However, deposit will not be regarded as a consideration unless supplier uses such deposit as a consideration of supply. Consideration जैसे कि आप जानते हैं कि अगर गुड्स आपने खरीदे तो उसके बदले जो भी आप पेमेंट की करोगे या तो मनी में या फिर किसी और पार्ट में, उसे कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें कंसिडरेशन में ध्यान देना है, कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है आपको, तो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, वो कंसिडरेशन से लेस हो जाएगा। ठीक है। और डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं मानना है जब तक सप्लायर उस डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन यूज ना कर ले। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिस्टर जे सेल्स गुड्स टू मिस्टर डी फॉर अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। आउट ऑफ दिस मिस्टर डी पेड टू मिस्टर जे अमाउंट ऑफ 30,000 इमीडिएटली। 30,000 वो इमीडिएटली पे कर रहे हैं विथ प्रॉमिस टू पे 70,000 टू मिस्टर जे आफ्टर 3 मंथ्स, और 70,000 जो बैलेंस है वो आफ्टर 3 मंथ्स उसे पे करेगा। तो अमाउंट पेड बाय डी टू जे दैट इज 30,000 इज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। फर्दर द अमाउंट ऑफ 70,000, जो बैलेंस जो 70,000 है विच इज पेबल इन फ्यूचर, विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो जो टोटल कंसिडरेशन होगा 30,000 प्लस 70,000 1 लाख, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल कंसिडरेशन हो रहा है वो 1 लाख हो रहा है। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल ये बताता है मिस्टर ए इज अ ओनर ऑफ गोल्ड कॉइन विच हैज वैल्यू ऑफ 1,25,000। ही एक्सचेंज गोल्ड कॉइन फॉर गोल्ड ब्रेसलेट फ्रॉम अ ज्वेलर। तो इसमें बात ये बोल रहा है कि मिस्टर एक जो ओनर है गोल्ड चेन का, उसकी जो वैल्यू है 1,25,000 है, उसने एक्सचेंज कर लिया गोल्ड कॉइन के बदले गोल्ड ब्रेसलेट फ्रॉम अ ज्वेलर से। तो इसमें देखिए, ज्वेलर हैज मेड सप्लाई ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट इज अ मूवेबल गुड्स।
जो ज्वेलर ने सप्लाई ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट किया है वो मूवेबल गुड्स है। ज्वेलर हैज नॉट रिसीव एनी मनी बट हैज रिसीव गोल्ड चेन अगेंस्ट सप्लाई ऑफ ब्रेसलेट। इसका मतलब है कि ज्वेलर ने क्या करा है, गोल्ड चेन रिसीव करी है ब्रेसलेट के बदले, तो यहाँ पे मनी का तो कोई कंसिडरेशन हुआ नहीं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन में या तो मनी होगी या तो और एनी अदर फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि मनी होगी, मनी के बदले अगर कुछ दूसरी चीज भी अगर सप्लाई की जा रही है तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बात करता है एक्स लिमिटेड सेल्स सोलर पैनल्स ऑन द सेल ऑफ सोलर पैनल गवर्नमेंट अलाउज सब्सिडी ऑफ 40%। एक्स लिमिटेड सेल्स सोलर पैनल टू मिस्टर ए फॉर हिज पर्सनल यूज। अमाउंट ऑफ पैनल इज 1 लाख रुपीज। इसमें बता रहा है कि एक्स लिमिटेड है जिन्होंने सोलर पैनल खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, जिसमें गवर्नमेंट 40% की सब्सिडी दे रही है एक्स लिमिटेड को। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाता, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कंसिडरेशन से। तो आइए देखते हैं। आउट ऑफ 1 लाख रुपीज 40% दैट इज 40,000 विल बी अलाउड एज सब्सिडी बाय स्टेट गवर्नमेंट। थस मिस्टर ए विल पे ओनली 60,000 टू एक्स लिमिटेड। In this case, subsidy amount will be reduced from the consideration and total consideration will be ₹60,000. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें बता रहे हैं एबीसी लिमिटेड सेल्स केमिकल विच आर सप्लाइड इन कंटेनर। द सेल प्राइस ऑफ दिस 5 लाख रुपीज एंड एबीसी लिमिटेड चार्ज 50,000 सेपरेटली फॉर कंटेनर। अलग से चार्ज करता है कंटेनर के लिए 50,000 रुपीज। दिस 50,000 विल बी पेड बैक टू बायर। ये जो 50,000 है वो बायर को दोबारा पे कर दी जाएंगे। वेन बायर विल रिटर्न द कंटेनर, जब बायर रिटर्न कर देगा कंटेनर को। इफ बायर डजंट रिटर्न कंटेनर देन 50,000 विल बी फॉरफिटेड बाय एबीसी लिमिटेड। अगर कंटेनर को बायर रिटर्न नहीं करता है सप्लायर को तो ये जो 50,000 रुपीज है ये फॉरफिटेड कर लिए जाएंगे एबीसी लिमिटेड द्वारा। तो देखिए इसके दो केस है। अगर कंटेनर रिटर्न होता है जो तो कंसिडरेशन कितने का हो जाएगा, केवल 5 लाख रुपीज का हो जाएगा जो उसने केमिकल के खरीदे हैं। और अगर वो कंटेनर को रिटर्न नहीं करता है तो कंसिडरेशन यहाँ पे हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 5,50,000 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट आता है वही बताता है कंसिडरेशन में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। जैसे मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन या तो मनी में होगा या तो नॉन मॉनेटरी, मतलब या तो मनी के बदले हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे भी कंसिडरेशन माना जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें बता रहा है इफ मिस्टर ए ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ मिस्टर बी विल क्लिक पिक्चर्स एट फैमिली फंक्शन ऑफ मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए ऑडिट करता है मिस्टर बी के अकाउंट्स की तो मिस्टर बी जो होगा वो क्लिक करेगा पिक्चर्स फैमिली फंक्शन में मिस्टर ए के। तो कंसिडरेशन यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, गुड्स सर्विसेज इन्वॉल्व हो रही है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, फैमिली फंक्शन में पिक्चर क्लिक करना, और जो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, अकाउंट्स को ऑडिट करना मिस्टर ए के द्वारा। यहां से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। GST is to be charged only on those supplies which are made in course of or in furtherance of business। यहाँ पे कोर्स का मतलब होता है रिलेशन, कंटिन्यूएशन या रेगुलरिटी, और फर्दरेंस का मतलब ग्रोथ, टू मूव फॉरवर्ड या एक्सपेंशन। मतलब GST तभी चार्ज होगा अगर वो ट्रांजैक्शन गुड्स और सेल्स की होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। अगर आप केवल एक बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर ए है उसने अपना फर्नीचर बेच दिया तो उस पे कोई GST चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर एक मिस्टर ए है जो फर्नीचर का सेलर है, तो फर्नीचर का सेलर है वो उसका बिजनेस भी है और वो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस करते रहता है, मतलब सेल करते रहता है, फर्नीचर का सेल करते रहता है। फर्नीचर सेल करना उसकी जो है बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए वहां पे GST चार्ज होगा। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही सेल्स हिज ओल्ड कार एंड
हाउस होल्ड फर्नीचर। तो मिस्टर ए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने अपना ओल्ड कार और हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल किया है। तो इसमें जो मिस्टर ए है वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा और ये ना ही उसके बिजनेस का पार्ट है। मिस्टर ए इज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी इन कोर्स ऑफ और इन फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस एंड थस नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ कार या फर्नीचर पे, क्योंकि ये उसके बिजनेस का पार्ट नहीं है। और एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Mr. A is a dealer of second-hand car. A client is looking for a car which is similar to a car owned by Mr. A for his personal use. Mr. A agrees to sell his personal car to the client. तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है मिस्टर ए जो डीलर है सेकंड हैंड कार का, ये उसका बिजनेस है कार सेकंड हैंड कार को बेचना, और ये रेगुलर बेसिस पे करता है, वो रोज करता है, हर उसका बिजनेस ही यही है। तो इन दिस केस मिस्टर ए इज डूइंग बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड कार एंड ड्यूरिंग दिस बिजनेस एक्टिविटी ही सप्लाइज हिज ओन कार। दिस इज रिगार्डेड इन कोर्स ऑफ और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसको इन कोर्स ऑफ और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा एंड जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। सो यहाँ पे हमारे जो आता है सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए ये बताता है सप्लाई में इंक्लूड होगा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, सेल को भी सप्लाई बन जाएगा। ट्रांसफर अगर किया जा रहा है, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल और एटसेट्रा, ये सब सप्लाई के फॉर्म्स माने जाएंगे, एज इनको सप्लाई माना जाएगा सबको। देखिए, बार्टर का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स देना। एक्सचेंज का मतलब भी ये होता है, बार्टर और एक्सचेंज में ये माइनर डिफरेंस है कि जब आप एक्सचेंज ऑफर, जैसे आपने देखा होगा एक्सचेंज ऑफर चलता है, एक मोबाइल ओल्ड मोबाइल फोन के बदले न्यू मोबाइल फोन, लेकिन एक्सचेंज में कुछ हमें अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है, लेकिन बार्टर में हमें गुड्स के बदले केवल गुड्स को ही देना पड़ता है। तो ऐसे अगर आपने लाइसेंस, रेंटल या लीज पे ले रखा है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। विच इज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए होना जरूरी है, यहाँ पर कंसिडरेशन मस्ट इन्वॉल्व है, बाय टैक्सेबल पर्सन इन द कोर्स ऑफ और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और कंसिडरेशन मस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मिस्टर ए है एंड इज अ सीए, मिस्टर ए इज अ सीए एंड हैज ऑफिस इन दिल्ली एंड ही गिव्स द फॉलोइंग डाटा। ऑडिटिंग सर्विस टू पीक्यूआर लिमिटेड 2 लाख रुपीज की, कंसल्टिंग सर्विस टू एबीसी लिमिटेड 3 लाख रुपीज। आउट ऑफ दिस 1 लाख रुपी इज रिसीव्ड एंड 2 लाख इज पेंडिंग। पेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, 3 लाख है, पेंडिंग हो या ना हो 3 लाख अमाउंट ही यहाँ पे आएगी। ITR प्रिपेयर फॉर अ फ्रेंड, नो फीस इज चार्ज फ्रॉम हिम, उससे कोई फीस चार्ज नहीं की है, लेकिन अगर वही किसी और सिमिलर दूसरे पर्सन को देता तो 3000 रुपीज चार्ज करता। कैलकुलेट हिज जीएसटी लायबिलिटी इफ जीएसटी रेट इज 18%, एज्यूमिंग मिस्टर ए इज अ टैक्सेबल पर्सन। तो इसमें जो जीएसटी लायबिलिटी बनेगी उसमें सबसे पहले तो आप 2 लाख रुपीज एड करेंगे, यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है 3 लाख रुपीज, लेकिन 3000 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया, कंसिडरेशन यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है, इसलिए 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज हो जाएगा। 5 लाख रुपीज पे आप 18% जीएसटी लगाएंगे, जो की अमाउंट आएगी 5 लाख का 18% 90,000, तो 45% CGST और 45% SGST। तो जो टोटल जो अमाउंट आएगी वो 5 लाख रुपीज और जो 90,000 जीएसटी लगा के 5,90,000 रुपीज टोटल अमाउंट यहाँ पे बन रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जो कि रिलेटेड है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से।